अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, हमने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिस्कस किया कि किस तरह फ्रांस ने एक नया फ्रंट खोल दिया है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, और फ्रांस की न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से रिसेंटली आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश किए गए हैं जिसमें वो पाकिस्तान और चाइना पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं राफेल एयरक्राफ्ट के खिलाफ। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि इस्तांबुल शिपयार्ड पर पाकिस्तान नेवी की PNS खैबर को इंडक्ट किया गया या कमीशन किया गया पाकिस्तान नेवी में। यहाँ टर्किश प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच भी दी और उसके साथ साथ दूसरी टर्किश वॉरशिप्स भी कमीशन की गई। ये एक जॉइंट इंडक्शन सेरेमनी कह सकते हैं आपसे। यहाँ हम डिस्कस ये करेंगे कि पाकिस्तान की जो PNS खैबर है, इस पर जो एयर डिफेंस सिस्टम में लगे हुए हैं यानी कि CAM-ER, ये फ्रेंच कंपनी MBDA बनाती है। और यहाँ अहम चीज ये है कि MBDA वही कंपनी है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट भी बनाती है फ्रांस के, प्लस मीटियोर जैसे और दूसरे म्यूनिशन भी जो राफेल के साथ ऑन बोर्ड होती है वो बनाती है। तो अब रिसेंटली जियोपॉलिटिकली जिस तरह की चेंजेस आई हैं, तो वहाँ पाकिस्तान नेवी के लिए क्या ये चीज बेहतर ना रहती कि हम टर्किश हिसार डी जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करते अपनी बाबर क्लास कॉर्वेट पर, बजाय कि हम फ्रेंच सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लेते। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फ्रांस ने जो एक एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना आर्टिकल पब्लिश किया है, ये बेसिकली राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर है, जहां उन्होंने इस बात पर डिबेट की है और अपनी तरफ से फैक्ट चेक किया है कि पाकिस्तान की कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज प्लस मीडिया फिगर्स और कुछ मीडिया एजेंसीज ने क्लेम किया कि इंडियन नेवी के राफेल एयरक्राफ्ट डिलेज का शिकार होंगे। प्लस जब एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने की बात की गई पाकिस्तान की तरफ से, तब भी चाइना और पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च की थी राफेल के खिलाफ। और फ्रांस के लिए राफेल इतना ज्यादा अहम क्यों है, ये उनकी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी तक नहीं बल्कि उनकी एविएशन इंडस्ट्री की बैकबोन है। उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई गई वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पाकिस्तान ने PNS खैबर, जो कि बाबर क्लास वॉरशिप्स में थर्ड शिप है, उसको इस्तांबुल शिपयार्ड पर इंडक्ट कर लिया है अपनी नेवी में। और पाकिस्तान नेवी के साथ साथ टर्किश नेवी ने भी TCG कोजिसर को कमीशन कर लिया है, जो कि एक बेसिकली कॉर्वेट है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है। अब टर्किश वॉरशिप में लगे हुए हैं हिसार डी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट 95% तक CAM-ER जैसी ही हैं। रेंज सेम है, गाइडेंस सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, टर्मिनल एक्टिव रडार गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। दूसरी तरफ इंगेजिंग एल्टीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ बेहतर ये रह सकता था कि अगर पाकिस्तान इस टर्किश हिसार डी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इंडक्ट करता अपनी बाबर क्लास कॉर्वेट पर, बजाय के फ्रेंच सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए जाते। क्योंकि अब अचानक से जिस तरह फ्रांस ने एक फ्रंट खोल दिया है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, तो फ्यूचर में अगर फ्रांस, चाइना को तो खैर वो कुछ नहीं कर सकते, अगर वो कोई सैंक्शन लगाते भी तो चाइना को उसको ज्यादा इशू नहीं होगा। अगर फर्ज करें पाकिस्तान पर वो कोई एम्बार्गो लगा देते हैं, कोई पाबंदी लगाते हैं, तो जो पाकिस्तान फ्रेंच सिस्टम्स को यूज कर रहा है उनके स्पेयर पार्ट्स फिर लेने में इशू आएगा और लॉन्ग टर्म में उनकी ऑपरेशनलाइजेशन में इश्यूज आएंगे। लेकिन यहाँ हमें ये चीज भी समझनी होगी कि पाकिस्तान नेवी ने 2021 में ये फाइनल कर लिया था कि CAM-ER को बाबर क्लास कॉर्वेट पर एज अ एयर डिफेंस मिसाइल इंडक्ट किया जाएगा, और हर कॉर्वेट पर ऐसे 12 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स VLS के थ्रू प्लेस किए जाते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चेंज आया है, या हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल चेंज आया है, ये आया है दिसंबर 2025 में। तो यहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान नेवी के पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है। तो उस एग्रीमेंट के तहत आपको CAM-ER मिल जाएंगे। अब CAM-ER बामुकाबला हिसार डी, इसको थोड़ा सा देखें तो दोनों की रेंज जैसे मैं बता चुका हूँ सेम है। दोनों मिसाइल सिस्टम इस कैपेबल हैं कि इवन सुपरसोनिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकते हैं। और चूंकि ये टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग को यूज करते हैं, सो एक्टिव रडार होमिंग बेस्ड मिसाइल्स वो खुद से ही फिर अपने टारगेट को देखते हैं और उसको लोकेट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। जबकि ये जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल होते हैं, ये जब तक अपने टारगेट को हिट ना कर दें, आपको कंटिन्यूसली इनको गाइड करना पड़ता है। अगर कहीं भी जो आपका टारगेट है वो रडार से गायब हुआ, कोई इंटेंस मैनूवर करता हुआ, तो आपके मिसाइल का लॉक टूट जाएगा, तो फिर ऑलमोस्ट 80% चांसेस होते हैं कि आपका मिसाइल जाया हो जाए। तो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स वहां एक मेजर अपग्रेड आपको दे देते हैं, और वही अपग्रेड हमें CAM-ER की सूरत में बाबर क्लास कॉर्वेट और खास तौर पर इस PNS खैबर में देखने को मिलता है। प्लस ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। PNS खैबर का हल माउंटेड रेडार अराउंड 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है 360 की एजीमुथ पर, और उस पर्टिकुलर रेंज में अगर एनिमी की कोई भी सबमरीन आती है तो उसे इजीली ये डिटेक्ट कर सकता है और उसके खिलाफ टॉर्पीडोज भी फायर कर सकता है। और एंटीशिप कैपेबिलिटी में इस पर P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। लेकिन हमने पर्टिकुलरली चूंकि बात की
फ्रेंच कैम ER मिसाइल सिस्टम्स को लेकर। अब कैपेबिलिटी वाइज ये बहुत जबरदस्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, इवन कैपेबल हैं कि ब्राह्मोस जैसे सी स्किमिंग सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है इंटरसेप्शन रेट कभी भी आपको 100% नहीं मिलता, लेकिन डेटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैम ER एक अच्छा मिसाइल है। लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जिस तरह तुर्की कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है अपनी इस्तांबुल सीरीज की फ्रिगेट्स पर, कि वो साइपर 1 कुछ पर यूज करेंगे और कुछ पर वो यूज करेंगे हिसार D। अब साइपर 1 की रेंज अराउंड 100 किलोमीटर है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20 किलोमीटर है, यानी कि 20 किलोमीटर की बुलंदी तक आने वाले किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो पाकिस्तान की जो फ्यूचर में जिनाह क्लास फ्रिगेट है उस पर पाकिस्तान हिसार D भी, अब चूंकि उसके कैपेबल एक ऑलरेडी मिसाइल मौजूद है तो यहाँ साइपर 1 यूज किया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि तब तक अगर तुर्की का साइपर 2 डेवलप हो चुका होगा तो पाकिस्तान अपनी जिनाह क्लास फ्रिगेट पर साइपर 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज करे जिसकी रेंज 150 किलोमीटर के अराउंड होगी। और उससे भी ज्यादा अहम चीज कि पाकिस्तान को इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि अगर यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यूज किए जाते हैं, अब यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी रख सकते हैं प्लस आप एंटी शिप मिसाइल्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल VLS के मुकाबले में वहां आपको एक और अपग्रेड मिल जाती है। सो दोस्तों अभी तो ये एक डेवलपिंग चीज है, इस पर जैसी मजीद डिटेल्स हम तक आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।